नमस्कार। मैं आपका ब्रजकिशोर तिवारी। आज मैं यहाँ ये बात करने आया हूँ कि ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ लगातार अशांति हो रही है और शांति का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पहले जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब पुलिस अधिकारियों द्वारा मनमानी करना और कुछ राजनेताओं द्वारा मनमानी करना, यहाँ के लोगों को जरा जरा सी बातों पे अरेस्ट करना, जेल में डाल देना, 40 दिन, 50 दिन, 80 दिन, 8-8, 10-10 रिपोर्ट एक कसूर पे करना, एक जगह से छूटना, जनता का दूसरी जगह गिरफ्तार हो जाना, ये सब चल रहा था। और कहीं से भी आम जनता को ये नहीं लग रहा था कि ये उसकी सरकार है। सरकार किसी भी दल की हो, पर जनता को उस सरकार द्वारा ये महसूस कराना चाहिए कि हम आपके लिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। पर ऐसा हो नहीं रहा था। 2.5 साल से आम जनता बहुत डरी हुई थी कि कब उसके दरवाजे पे पुलिस आ जाएगी या कोई बदमाश आ जाएगा, और कोई भी साथ देने वाला उसका नहीं है। ये सिर्फ कंगना रनावत या वो चितले या वो लड़के, ये इन सब की बात नहीं है। ये आम जनता के अंदर एक दहशत हो गई थी। अभी जैसे तैसे थोड़ी शांति हो रही थी, उसी समय सत्ता पक्ष की जो शिवसेना है उसके ही कुछ विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी का सपना है और वो उसे ही पूरा करना चाह रहे हैं। जो उनकी इंसल्ट हुई आज से 2.5 साल पहले, शायद उसका बदला लेना चाह रहे हैं। पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे आम जनता में क्या हो रहा है। शिवसेना से बागी विधायक जब यहाँ से सूरत और वहाँ से गुवाहाटी चले गए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के राज्य में संरक्षित रूप से वहाँ रुके हुए हैं, और अब एकनाथ शिंदे के पास चूंकि 37 का आंकड़ा, जिससे कि वो दल बदल कानून से ऊपर उठ गए हैं, ये आ गया है, तो वो वहाँ मुखर हो गए हैं और उन्होंने वहाँ से खुल के बोलना शुरू कर दिया है कि असली शिवसेना हम हैं और हम ही वहाँ सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाएंगे। अब ये बात भला जो कि 2 पीढ़ियों से शिवसेना स्थापना से लेकर अभी तक ठाकरे परिवार था, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। पर नंबर गेम में मुझे लगता है कि शिवसेना जो वो है वो हारती नजर आ रही है। पर नंबर गेम से ही शिवसेना ने राज्य नहीं प्राप्त किया था। शिवसेना की अपनी एक स्टाइल है, उस स्टाइल से पूरा महाराष्ट्र डरता है। और उद्धव साहब के राज्य में थोड़ी सी शांति थी शिवसेना स्टाइल से, परंतु चूंकि आज शरद पवार जी से बात करने के बाद संजय राउत ने बाहर आके ये डिक्लेयर किया कि दम है तो वो बम्बई आए, बम्बई में आके फ्लो टेस्ट करें, जिसका सीधा सा मतलब है कि तुम बम्बई में आओगे तो फिर पड़ेगी तबीयत से। क्योंकि जो आम नागरिक शिव सैनिक के रूप में है वो तो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है। ठीक है, जो विधायक हैं उन्होंने नंबर बल पा लिया है, पर आम जनता में तो आज भी ठाकरे परिवार ही छाया हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि अब ये लड़ाई सड़क की लड़ाई होगी। इस बात का समर्थन ठाकरे साहब ने भी कर दिया, और इसके पीछे अगर किसी की रणनीति है तो वो शरद पवार साहब की है। अब यहाँ पे ठाकरे साहब को ये समझना होगा कि शरद पवार जी जो उनको ज्ञान दे रहे हैं या जो दिशा दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, इसका भविष्य में उनको नुकसान होगा या फायदा होगा। ये सारी बातें उनको ध्यान में रख के ही किसी कृत्य को करना चाहिए। पर ये सब मेरे ख्याल से उन्हें सोचना बंद करके अब वो भी लड़ाई के मूड में आ गए हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ एकनाथ शिंदे के पोस्टर लगे हैं शिव सैनिक वहाँ पे बागी हो गए हैं, वो पोस्टर जलाने लगे हैं, फाड़ने लगे हैं। जो शिवसेना की एक पुरानी स्टाइल थी वो स्टाइल सड़कों पे आ गई है। इससे आम नागरिक बहुत दहशत में, ये सरकार में उद्धव ठाकरे जी रहेंगे या एकनाथ शिंदे जी आएंगे या ये सरकार गिर जाएगी, भाजपा आएगी, ये सब सिर्फ हम लोग दर्शक के रूप में देख सकते हैं। पर जहाँ पर ये आतंक का एक माहौल हो जाता है, वहाँ आम जनता बहुत डर जाती है कि भाई हम किसी सड़क से जा रहे हैं, कब क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। तो जो बार बार उनसे कहा जा रहा है कि तुम आओ हमसे बम्बई में मिलो, बम्बई में मिलके हमारे मुंह पे कहो कि हम मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं, हम पद छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये बात एकनाथ शिंदे खुद भी बहुत अच्छे से जानता है कि बगावत के बाद अगर हम बॉम्बे गए तो नेचुरल है कि वो जो आम शिव सैनिक है जो गांव से लेके और बम्बई तक जुड़ा हुआ है ठाकरे परिवार से, वो उनकी हालत खराब कर देगा। इसलिए वो सुरक्षित रूप से गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिनों दिन स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। ये तो तय है कि ये सरकार जाएगी, चाहे वो
संजय राउत जी कुछ कह लें, चाहे शरद पवार जी कह लें, चाहे शिवसेना के कोई भी नेता कह लें, एक पत्रकार की हैसियत से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आंकड़े और संगठित हो जाएंगे। ये जो 37 के ऊपर के विधायक आंकड़े एक नाथ शिंदे जी के साथ हैं, इनको अगर डरा के आप चाहें कि वापस ले आएं तो ये मुश्किल होगा। ये डरने के बाद और एकजुट होंगे, और इनके एकजुट होने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की, जो उनको पूर्ण समर्थन और सहयोग कर रही है। और मुझे लगता है कि इसके दो ही नतीजे हो सकते हैं। या तो वाकई जैसा चाह रही है शिवसेना और एनसीपी, वो सबको डरा के फिर से सरेंडर कर ले और सरकार बच जाए, या फिर वो अपना दावा ठोकें कि नहीं साहब सरकार हम बनाएंगे क्योंकि हमारे पास आंकड़े ज़्यादा हैं, और सरकार गिर जाए। अगर सरकार गिरी तो ये मान के चलें कि महाराष्ट्र में, खासकर बम्बई में, सड़कों पे काफ़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये राजनीतिक लड़ाई ना होके एक आम लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें कि हमारे देश के जो छुपे हुए लोग हैं, जो हर आंदोलन में खड़े हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का आंदोलन हो, वो भी शामिल हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि इस समय वो शिवसेना में घुसने लगे और ये नुकसान करेंगे आम जनता का। इसके बारे में उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और जो एक नाथ शिंदे हैं, इन सबको सोचना चाहिए कि उनकी सत्ता लोलुपता के पीछे कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका वोटर है या जो आम जनता है वो प्रताड़ित हो जाए। ये तय है कि ये मामला अब कोर्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ तकरीबन 12 विधायकों को सस्पेंड करने के लिए अपने स्पीकर से कहा है, और स्पीकर चूंकि एनसीपी के हैं तो वो वही करेंगे जो शरद पवार ने कहा। ये कटु सत्य है। वो जब करेंगे तो नेचुरल है कि ये लोग कोर्ट जाएंगे, ये लड़ाई बढ़ती ही जाएगी। अब चूंकि संजय राउत जी बहुत अच्छे से समझ गए कि ये बागी विधायक अब मानने वाले नहीं हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि अब आखिरी जो एक हमारा तरीका है वो तरीका हम अपनाते हैं। पर उस तरीके में वो 37-38 विधायक प्रताड़ित नहीं हो रहे, आम जनता प्रताड़ित हो रही है, आम जनता पिस रही है। इस बात का ध्यान राजनीतिक पार्टियों को रखना होगा, क्योंकि चाहे ये सरकार 2.5 साल और चले किसी के भी साथ, या ये सरकार आज ही गिर जाए, इनको पुनः चुनाव में जाना होगा, चाहे आज जाए चाहे 2.5 साल बाद जाए। ये क्या मूल्य के पब्लिक के सामने जाएंगे कि हमने ये किया। जब एक व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठता है तो उसकी सोच बदल जाती है। जैसे एक सामान्य नागरिक जब न्यायाधीश बनता है तो उसमें कहते हैं कि ईश्वर का वास हो जाता है, वो अपने और पराये नहीं देखता, वो सिर्फ न्याय करता है। ऐसा पॉलिटिशियंस के साथ क्यों नहीं होता? जब वो उच्च पद पर बैठते हैं तो वो क्यों नहीं न्याय करते हैं? वो सिर्फ धन अर्जन, सत्ता, पावर, इसके लिए ही क्यों लड़ते हैं? वो क्यों आम लोगों को मरता हुआ छोड़ देते हैं जिनके दरवाजे पे जाकर वो वोट मांगते हैं? आज की मुंबई की और महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही भयावह है। ये आगे जाके और बिगड़ने वाली है। जब वो 38 विधायक बॉम्बे आएंगे फ्लो टेस्ट के लिए, तब भी स्थिति बिगड़ेगी। आम शिव सैनिक उन पर हमला करना चाहेगा और वो बचेंगे। तब मुझे एक रास्ता ये समझ में आ रहा है, या तो विधानसभा भंग होगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा और केंद्र उनको पूरे प्रोटेक्शन के साथ यहाँ लेके आएगी, क्योंकि केंद्र शासन के कुछ लोग यहाँ मुंबई में अपनी सत्ता बनाने के लिए लालायित हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूर्ण समर्थन भी देंगे। जैसा एक नाथ शिंदे जी ने कहा है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी का बल है और वो हमारे साथ लगे। ये सारी परिस्थितियां आपको ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे आया हूँ कि ये बद तो हो गई हैं, अब बद से बदतर होने जा रही हैं, क्योंकि ना ठाकरे परिवार अपना तीर कमान खोने के लिए तैयार है, और शरद पवार साहब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ बताने के लिए अपनी सलाह थोप रहे हैं, और ठाकरे परिवार और शिवसेना जो वर्तमान में है उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आज तक जो भी राजनीतिक प्रकरण हुए हैं पहले और जो होंगे, शरद पवार जी ने सिवा एनसीपी की भले के लिए किसी को भी सही सलाह नहीं दी है, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि महाराष्ट्र में शांति बनाना सबसे पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है, उसके बाद सत्ता है। अगर आपसे सत्ता चली भी जाती है तो कम से कम आप सम्मान के साथ वोटर के सामने खड़े हो सकते हैं कि साहब देखिए उन लोगों ने ऐसा किया था, हमने फिर भी आपका साथ दिया और आज हम चाहते हैं कि आप हमें वोट दें, हम फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। पर अगर अराजकता फैली तो 2.5 साल के ये अनुभव के साथ साथ आप अराजकता का जो अनुभव है वो भी पब्लिक के सामने लेके जाएंगे, तो पब्लिक आपको वोट कैसे करेगी? यहाँ पर शांति से
बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सत्ता बचानी चाहिए। पर जिस तरीके के बयान रावत साहब और शिवसेना से आ रहे हैं कि अब लड़ाई सड़क पर होगी, ये दुर्भाग्य है महाराष्ट्र का, दुर्भाग्य यहाँ की राजनीति का कि यहाँ का आम आदमी चैन से नहीं बैठ पा रहा है। अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से मेरा भी नुकसान हो सकता है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों का सम्मान करती हूँ, सारे नेताओं का सम्मान करती हूँ। मैं यही निवेदन करूँगा कि प्लीज़ अपनी सत्ता लोलुपता के साथ साथ आम वोटर, आम जनता के बारे में भी सोचें। वो बहुत परेशान है। नमस्कार।